हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीबी शॉ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो उन्होंने मोस्टली प्लेस लिखे हैं। उनके प्लेस को टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्लेस अनप्लेजेंट, सेकंड है प्लेस प्लेजेंट और थर्ड है प्लेस प्योरिटन। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं जिसमें उनके प्लेस को बांटा गया है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि उनके प्लेस को मोस्टली प्रॉब्लम प्लेस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनके प्लेस में मोस्टली जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके उन्होंने अपना मेन थीम बनाया होता था। तो आज जब हम इस वीडियो में उनके वर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने सोसाइटी से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स को अपना मेन थीम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेस जो कि अनप्लेजेंट कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्ले है जो कि 1891 में पब्लिश हुआ था, विडोवर हाउस। इस प्लेस का मेन थीम क्या रखा गया है? इसमें एक डॉक्टर है जो अपने मॉरल इथिक्स के साथ, जो एक डॉक्टर के प्रोफेशन के इथिक्स होते हैं, वो उसके साथ कैसे कंप्रोमाइज़ कर लेता है, इसके ऊपर ये सारा प्ले जो है बेस्ड है। इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है उसका नेम है हैरी ट्रेंच, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ रामेगन नाम के एक प्लेस पे घूमने के लिए जाता है। और वहाँ पे उसको सार्टोरियस नाम के एक पर्सन है, उसकी बेटी ब्लांचे के साथ उसको प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो अपने प्यार का इज़हार उससे करता है तो वो उसको बताता है कि वो जितना कमाता है उसको उसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ब्लांचो जो है वो उस चीज़ के लिए मना कर देती है, क्योंकि ब्लांचे जो है वो एक लग्जरियस लाइफ जीने की शौकीन हो चुकी है। क्योंकि उसके फादर जो हैं वो स्लम एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं उनसे रेंट वसूल करवाता है। इसके लिए उसने एक पर्सन को भी हायर किया हुआ है जिसका नेम है मिस्टर लिकचीज़। तो मिस्टर लिकचीज़ जो है वो बड़े लीनियंटली तौर से रेंट वसूल करता है, तो इसके लिए सार्टोरियस जो है उसको क्रिटिसाइज़ भी करता है। तो यहाँ पे ब्लांचे जो है वो मतलब हैरी ट्रेंच से लड़ाई करती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती इतनी कम इनकम में। और लास्ट में जो हैरी ट्रेंच होता है वो अपने इथिक्स के साथ, अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता है और ब्लांचे के साथ शादी कर लेता है। तो इसमें जो स्लम एरिया के रहने वाले लोग जो होते हैं कैसे जो सार्टोरियस जो ब्लांचे का फादर है वो कैसे गलत तरीके से और बड़े ही रूड वे से पैसे इकट्ठा करता है, तो वो सारा थीम जो है इसमें उठाया हुआ है। तो ये भी क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है जो कि 1893 में पब्लिश हुआ था, जिसका नेम है द फ्लिंडरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है और ये इनका एक ऐसा प्ले है जिसकी 2 एंडिंग्स रखी गई हैं, जिसमें फर्स्ट एंडिंग है डाइवोर्स और सेकंड एंडिंग है मैरिज। इन्होंने जब सबसे पहले इस प्ले को लिखा था तो इन्होंने केवल एक एंडिंग रखी थी जिसका नेम था डाइवोर्स। तो इनके एक फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया था कि इस प्ले की एंडिंग डाइवोर्स ना रख के कुछ और रखी जानी चाहिए। तो इन्होंने इसको दोबारा फिर से पब्लिश करवाया और उसमें एक सेकंड एंडिंग रखी जिसका नाम रखा मैरिज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जीबी शाह का ऐसा कौन सा प्ले है जिसकी 2 एंडिंग्स रखी गई हैं। तो वो प्ले कौन सा है? द फ्लेंडरर। पब्लिश हुआ था 1893 में और 2 एंडिंग्स है कौन कौन सी? पहली है डाइवोर्स और सेकंड है मैरिज। थर्ड है मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टर वॉरेन्स प्रोफेशन। ये भी 1893 में पब्लिश हुआ था और इसका जो मेन थीम है वो है बैन ऑन प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर बैन जो है वो इसका मेन थीम उठाया हुआ है। इस प्ले की जो मेन हीरोइन है उनका नेम है मिसिस किटी वॉरेन। तो ये बाय प्रोफेशन एक प्रोस्टिट्यूट हैं। तो कैसे सोसाइटी में जो प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है वो एक कर्स है और इसको सोसाइटी से क्यों दूर किए जाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ये सारा का सारा प्ले जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं
उन प्लेस के बारे में जो प्लेजेंट कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे पहला प्ले है जो कि 1894 में पब्लिश हुआ था, आर्म्स एंड द मैन। तो ये 3 एक्ट प्ले है और इसका जो मेन थीम है वो है लव एंड वॉर। ये प्ले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी आपको ये प्ले देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इनमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन, ये यहाँ पे मेन जो है वो 1894 में ये लिखा गया था। ये एक 3 एक्ट प्ले है और साथ के साथ ये क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये जो प्ले है वो 1880 की जो सर्बिया और बल्गेरियन वॉर हुआ था उसके ऊपर ये प्ले जो है वो बेस्ड है। राइना पेटकॉफ जो है वो इस प्ले की मेन हीरोइन है। कैथरीन उसकी मदर के नेम है और मेजर पॉल पेटकॉफ ये उसके फादर हैं। उसके फादर का जो बैकग्राउंड है वो भी मतलब आर्मी के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसके फादर एक अच्छी रैंक पे हैं आर्मी में। सार्जियस वो पर्सन है जिसके साथ राइना की इंगेजमेंट हुई है। नेक्स्ट ब्लंटशिली का दिया हुआ है। ब्लंटशिली जो है ये एक स्विस सोल्जर है और ये वही पर्सन है जिसके साथ लास्ट में राइना पेटकॉफ जो है वो मैरिज करती है। निकोला और लाउका, निकोला और लाउका जो हैं वो इनके मेन सर्वेंट्स के नेम है। निकोला जो है वो लाउका को प्यार करता है। ये मेल सर्वेंट है, ये फीमेल सर्वेंट है। तो निकोला जो है वो लाउका को प्यार करता है, लेकिन लाउका जो है वो एक ट्रिकी लड़की है और वो एक लग्जरियस लाइफ जीने की शौक रखती है। तो इस चीज़ के चलते वो क्या करती है, वो सार्जियस को अपने जाल में फंसा लेती है, जो कि ऑलरेडी राइना पेटकॉफ जो इस प्ले की हीरोइन है उसके साथ इंगेजमेंट उसकी हो चुकी है। बट इसके बावजूद जो लाउका है वो सार्जियस को अपने जाल में फंसा लेती है और सार्जियस जो है वो भी लाउका को पसंद करने लगता है। और लास्ट में क्या होता है, जो सार्जियस है उसकी शादी लाउका के साथ हो जाती है और जो राइना पेटकॉफ है उसकी शादी हो जाती है ब्लंटशिले के साथ। तो ये जो है लास्ट में इनके ये कपल्स बनते हैं और जो निकोला है वो लास्ट में अकेला रह जाता है। तो ये सारे जो है वो इसमें मेन थीम उठाए हुए हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है स्टोरी। जो एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, व्हाट अ मैन टू बी अ मैन। ये सेंटेंस इस प्ले में कौन बोलता है, सार्जियस बोलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसका 3 एक्ट प्ले रोमांटिक कॉमेडी है और लव एंड वॉर इसका मेन थीम है। राइना पेटकॉफ मेन हीरोइन है, उसकी मैरिज होती है ब्लंटशिली के साथ। सार्जियस की शादी होती है लाउका के साथ, जो कि लाउका जो है वो बाय प्रोफेशन एक सर्वेंट होती है। तो ये सारा इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जो हमने बात की थी नेक्स्ट प्ले के बारे में, वो है कैंडिडा। तो कैंडिडा जो है ये भी 1894 में आया था और ये क्या है, एक कॉमेडी है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया, ये पब्लिश हुआ था, ये लिखा गया था 1894 में, बट ये पब्लिश कब हुआ था, 1898 में। और ये क्या है, एक सीरियस कॉमेडी है और ये क्या है, एक 3 एक्ट प्ले है। तो ये ध्यान में रखने हैं इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसकी मेन सेटिंग रखी गई है इंग्लैंड में और ये क्या है, पूरे एक दिन की स्टोरी है। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या क्वेश्चन मेन बनते हैं, एक तो उसका वो ईयर पूछते हैं कि कब लिखा गया, पब्लिश कब हुआ है, इसका जनरा क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है या क्या है, तो वो अपने ध्यान में रखना है। कितने एक्ट का प्ले है, मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सेटिंग कहाँ पे रखी गई है और उसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो यही क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान में रखने होते हैं। तो यह यहाँ पे मेन पॉइंट्स बनते हैं। कैंडिडा जैसे नेम से पता चलता है, जो कैंडिडा है वो क्या है, इस प्ले की मेन हीरोइन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद मिस्टर बर्गियस जो हैं वो उसके फादर का नाम है, जो कैंडिडा के फादर हैं और वो कैंडिडा के साथ ही रहते हैं।
कैंडिडा की शादी हो चुकी है जेम्स मैवर मॉरल के साथ, जो बाय प्रोफेशन जो है एक चर्च मैन है, और चर्च में वो अपने जो मतलब लेक्चर है वो देते रहते हैं। प्रोसी जो है वो जेम्स की सेक्रेटरी है, और कहीं ना कहीं वो जेम्स मॉरल को पसंद भी करती है। और कई बार जब प्रोसी जो है वो कैंडिडा को अपने हस्बैंड जेम्स मॉरल के साथ देखती है तो उसके लिए वो जेलस भी फील करती है। यूजाइन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूजाइन नेम लिखा है, यूजाइन मार्चबैंक। तो ये जो है ये क्या है, कैंडिडा का लवर है। तो ये यहाँ पे मेन, क्योंकि यहीं से हमारा जो थीम है वो ओरिजिनेट होएगा। तो यूजाइन जो है वो कैंडिडा का लवर है, हालांकि वो उसकी शादी हो चुकी है, बट फिर भी वो कैंडिडा को प्यार करता है। और लास्ट में जो कैंडिडा है उसके सामने चॉइस, उसको चूज़ करना पड़ता है अपने हस्बैंड और अपने लवर में से एक पर्सन को। तो लास्ट में अपने हस्बैंड को चूज़ करती है और यूजाइन वहाँ से चला जाता है, हालांकि वो उसको सच्चा प्यार करता होता है। तो ये इसका जो थीम है वो क्या बनता है, फ्रीडम ऑफ वीमेन के ऊपर। तो ये मेन इसका थीम बनता है कि एक वीमेन जो है उसके पास एक पूरा चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है, किसके साथ रहना चाहती है। तो इसमें कैंडिडा को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो आफ्टर मैरिज भी किसके साथ जाना चाहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, अपने लवर के साथ जाना चाहती है। बट कैंडिडा एट लास्ट में क्या है, अपने हस्बैंड के साथ जाती है। तो ये इस वर्क के मेन पॉइंट्स हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। पब्लिशिंग ईयर, जनरा कौन सा है, कितने एक्ट का है, सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका मेन थीम क्या है। सो ये था कैंडिडा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, जो कि 1896 में लिखा गया था, और इसका नेम क्या है, यू नेवर कैन टेल। इस प्ले में मोस्टली जो है वो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम और सोशल मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स को उठाया हुआ है। हमारे फोरे फादर्स के टाइम में सोसाइटी के क्या इथिक्स थे, और हमारे टाइम में सोसाइटी की इथिक्स क्या बन चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो पूरा का पूरा प्ले है वो बेस्ड है। तो ये जनरेशन गैप को दिखाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्लेस प्योरिटन की। तो ये थर्ड कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहला प्ले आता है द डेविल्स डिसिपल। सेकंड है सीजर एंड क्लियोपेट्रा। इसकी मेन सेटिंग रखी गई है मोरक्को में, और इसमें हॉलोनेस ऑफ हीरोइज्म को अपना मेन थीम बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ये जो उन्होंने टाइटल दिया है अपने इस प्ले को, ये टाइटल उन्होंने कहाँ से लिया है। तो ये विलियम शेक्सपियर के दो फेमस प्ले, जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तो उन दोनों प्लेस को मिला के इन्होंने अपना यहाँ पे ये जो टाइटल है उसको लिया हुआ है। नेक्स्ट है कैप्टन ब्रॉसमैन कन्वर्जन। तो इसका जो मेन थीम रखा गया है वो है एम्पायर एंड इम्पीरियलिज्म के ऊपर बेस्ड। तो ये इसका मेन थीम है। इसको ये यहाँ से आज तक वैसे क्वेश्चन बने नहीं हैं, तो आप बस इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये प्ले किसका लिखा हुआ है और इसका मेन थीम क्या है। नेक्स्ट वर्क वो हैं जो 1900 से लेकर 1909 के बीच में पब्लिश हुए थे। इसमें सबसे पहला है मैन एंड सुपरमैन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये पब्लिश हुआ था 1903 में। इसकी मेंस जो सेटिंग है वो रखी गई है लंदन में, और बाय जनरा ये क्या है, एक सैटारिकल कॉमेडी है, और ये एक 4 एक्ट प्ले है। इसका जो मेन थीम है वो क्या है, सेक्सुअलिटी ऑफ लाइफ फोर्स थियोरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये तो हो गए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस प्ले के इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मिस्टर वाइटफील्ड, जिनकी डेथ हो चुकी है, और अपनी डेथ से पहले वो एक विल बनाते हैं जिसमें उन्होंने अपने डॉटर्स एन एंड रोडा के लिए सारा लिखा होता है कि उनकी प्रॉपर्टी को आगे कौन संभालेगा। तो अपनी डेथ से पहले वो अपनी दोनों डॉटर्स को संभालने का काम जो है वो रॉयबक, रैमस्टन और जॉन टैनर नाम के पर्सन को सौंप जाते हैं। तो जो रॉयबक रैमस्टन है ये एक 50 ईयर्स के आसपास का पर्सन है, लेकिन जॉन टैनर जो है वो काफ़ी यंग है। ये जो एन है वो क्या है, जॉन की तरफ अट्रैक्टेड है।
तो बट जो जॉन है, जब उसको पता चलता है कि एन उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो उसको प्यार करती है, तो जॉन टैनर जो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और वो उस एन को छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो उसको कुछ रास्ते में कुछ जो डेकर्ट्स होते हैं, कुछ जो डाकू होते हैं, वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। जब उसको वो पकड़ के ले जाते हैं तो वहाँ पे वो सो जाता है और वहाँ पे वो एक सपना देख रहा होता है और वो सपने में क्या चिल्लाता है, डॉन जुआन इन हेल। ये पर्टिकुलर फ्रेज जो है, वर्ड्स जो हैं, वो अपने सपने में चिल्लाता है। और मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बताई है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि डॉन जुआन इन हेल, ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है या फ्रेज जो है वो कहाँ से उठाया गया है। तो ये सेंटेंस लिया गया है मैन एंड सुपरमैन से, जो कि जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन से एक्ट और सीन में आता है, ये आता है एक्ट 1 के सीन 2 में। और ये पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं वो कब कहे जाते हैं, जब जॉन टैनर को जो डेकोर्ट्स हैं वो उठा के ले जाता है, तो वहाँ पे जब वो सपना देख रहा होता है तो अपने सपने वो इन वर्ड्स को चिल्लाता है। तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट से आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हो गई जॉन टैनर के बारे में। तो हालांकि लास्ट में जो एन है वो जॉन टैनर को वहाँ पे बचाने के लिए पहुँचती है और उसको बचा भी लेती है, और लास्ट में एन जो है जॉन टैनर के साथ शादी भी कर लेती है। ये तो हो गई एक तरफ की स्टोरी। नेक्स्ट जो बाकी कैरेक्टर्स यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, जॉन टैनर जो है उसका सेकंड नेम भी है जैक टैनर। हालांकि पूरे प्ले में इसको जैक के नाम से नहीं बुलाया गया, बट फिर भी आप लोगों ने ध्यान रखना कि जॉन टैनर और जैक ये दोनों एक ही पर्सन के नेम है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन। ये वो पर्सन है जो एन को पसंद करता है और उसको बहुत प्यार करता है, बट एन जो है वो ऑक्टेवियस को पसंद नहीं करती। उसकी ऑक्टेवियस की सिस्टर का नेम है वायलेट। ये उसकी सिस्टर है जो कि जिसकी शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। हेक्टर मेलोन के बच्चे की वो माँ बनने वाली है। बट हेक्टर जो है वो वायलेट के साथ शादी तो उसने की हुई है, लेकिन वो अपनी शादी को सीक्रेट रखता है। वो इसलिए सीक्रेट रखता है क्योंकि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसको पता है कि उसके फादर जो है उसकी इस मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बट लास्ट में क्या होता है कि जो हेक्टर मेलन के फादर होते हैं वो इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हेक्टर जो है वायलेट के साथ हैप्पीली अपनी मैरिज को रिवील कर देता है। तो उनकी हैप्पी एंडिंग होती है। बट ऑक्टेवियस जो है वो उसको एंड नहीं मिलती और वो वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो पूरी ज़िंदगी जो है वो शादी नहीं करेगा। तो ये सारा जो है ये इस प्ले के अंदर बताया हुआ है। चलते नेक्स्ट प्ले की तरफ। जॉन बुल्स अदर आइलैंड। आज तक इस प्ले में से वैसा आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी आप एक लाइन में इसको कर सकते हो। ये पब्लिश हुआ था 1904 में और इसमें दो डिफरेंट कंट्रीज ब्रिटेन और इंग्लैंड के रिलेशनशिप को दिखाया हुआ है। दैट्स इट, आप इतना ही कर लीजिए, सफिशेंट इसके बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है मेजर बारबरा, जो कि पब्लिश हुआ था 1905 में। और इसमें क्या है, सोसाइटी के जो अनकन्वेंशनल वेज हैं जिनकी शायद सोसाइटी को कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसके ऊपर क्या है इथिकल क्वेश्चन जो है वो रेस किया गया है। इस प्ले में एक्चुअल में क्या बताया हुआ है, पहले बता देती हूँ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। ये एक 3 एक्ट प्ले है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1905 में पब्लिश हुआ था। लेडी ब्रिटमॉट जो हैं वो इस प्ले में सबसे पहले सामने आती हैं, जिनकी शादी हुई थी एंड्रू नाम के पर्सन के साथ, जो कि एंड्रू काफ़ी रिच है। लेकिन लेडी ब्रिटमॉट जो हैं उनका डाइवोर्स हो जाता है। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से उनका एक बेटा है स्टीफन, डॉटर का नेम है सारा और बारबरा। तो अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनको अपने बच्चों की शादी की फ़िक्र होती है। तो वो मन ही मन सोचती हैं कि एटलीस्ट पूरी ज़िंदगी जो है एंड्रयू ने उसको कोई सुख नहीं दिया, बट अब अगर उसके बच्चों की शादी हो रही है तो एंड्रयू को वहाँ पे अब उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारा बताया हुआ इस सारे प्ले के अंडर की कैसे जो लेडी ब्रिटमॉट है उसको अपने बच्चों की शादी की टेंशन हो रही है। तो ये सारा इसमें थीम उठाया हुआ है। हालांकि जो मेजर बारबरा जो इस की मेन कैरेक्टर है और हीरोइन भी है, तो वो एक अच्छी रैंक के ऊपर है, एक अच्छे पोस्ट के ऊपर जो है वो अपॉइंट है। और इस प्ले में मतलब जिस रैंक के ऊपर वो अपॉइंट है उसको वहाँ से कोई डोनेशन वगैरह गलत तरीके से पहुँचाने की कोशिश करता है।
तो वहाँ पे बारबरा जो है उस गलत तरीके से आने वाली डोनेशन को लेने से मना कर देती है। तो कहीं न कहीं जो सोसाइटी में गलत तरीके चल रहे हैं, गलत वेज़ चल रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो यहाँ पे जेबी शॉ ने मेजर बारबरा के कैरेक्टर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारा जो है वो इस प्ले के अंडर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है वर्क द डॉक्टर्स डायलेमा, जो कि पब्लिश हुआ था 1906 में, और इसमें एक डॉक्टर्स के प्रोफेशन से रिलेटेड क्या मेडिकल इथिक्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट है गेटिंग मैरिड, जो कि पब्लिश हुआ था 1908 में, और इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स को दिखाया गया कि आफ्टर मैरिज कौन कौन सी मतलब फैमिली में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ के ऊपर ये पूरा का पूरा प्ले जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट वर्क है मिस आलियंस। तो ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1909 में, और इसमें क्या है, पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ मैन वीमेन के रिलेशनशिप को अपना मेन थीम उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इसमें मेन बात की हुई है, इसके अलावा इस प्ले में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 1910 से लेकर 1919 के बीच में जो प्ले लिखे गए उनके बारे में बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले है फैनीज फर्स्ट प्ले, जिसका मेन जो व्यू था वो फैबियन व्यू था, और ये ब्रिटिश सोसाइटी के ऊपर सारा जो है इसके में डिस्कस किया हुआ है। फैबियन सोसाइटी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फैबियन सोसाइटी जो थी वो सोशलिज्म में बिलीव करती थी कि सोसाइटी में हर एक पर्सन इक्वल होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो प्ले है वो बेस्ड है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट है एंड्रोक्लिस एंड द लॉइन। ये एक चिल्ड्रन प्ले है, रिलीजन बेस्ड थीम इसका जो है रखा गया है। ये प्ले के बारे में आप लोगों ने स्टोरी के फॉर्म में अपने इसको पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि जो एंड्रोक्लिस है वो कैसे जब एक लॉइन की हेल्प करता है जब उसके पैर में कांटा चुभ गया होता है, और लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि एंड्रोक्लिस को कुछ लोग जो है वो बंदी बना के ले जाते हैं और उसको एक पिंजरे में डाल देते हैं ताकि लॉइन जो है उसको खा जाए। लेकिन जो लॉइन होता है वो एंड्रोक्लिस को वहाँ पे पहचान लेता है कि ये तो वही पर्सन है जिसने एक टाइम में मेरी हेल्प की थी मेरे पैर से कांटा निकाल के। तो वो लॉइन जो है वो एंड्रोक्लिस के ऊपर हमला नहीं करता बल्कि उसको प्यार करने लग जाता है। तो इसमें जो एक ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो डेफिनेटली उसका बदला आपको ज़रूर मिलता है। तो ये सारा जो इस प्ले के अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है हार्ट ब्रेक्स हाउस। इसमें क्या है, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेकर 1919 के बीच में लड़ी गई थी, तो उससे पहले यूरोप का कल्चर क्या था उसके बारे में सारा जो है इस प्ले के अंदर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट मेन वर्क है और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था 1912 में। पहली बार इसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया था 1913 में, और इसका जो मेन थीम है वो फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, दैट मीन्स लैंग्वेज के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। यही वो प्ले है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है पिग्मेलियन नाम की, जिसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड और एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा इसका एक और फिल्म वर्जन जो था वो पब्लिश हुआ था जिसका नेम है माई फेयर लेडी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी मेन जो सेटिंग रखी गई है वो लंदन में रखी गई है। इसके कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एलिसा डूलिटल जो है वो इस प्ले की मेन हीरोइन है। इस जो कि एक फूल बेचने वाली लड़की होती है, एक फ्लावर गर्ल है, और कर्नल पिकरिंग जो हैं वो इसमें आते हैं एक मतलब नॉवल मैन के तौर पे। हेनरी हिगिंस ये प्रोफेसर हैं फोनेटिक्स के, और एलिसा डूलिटल जो है वो इन्हीं के पास जाती है लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करने के लिए और अपने आप को एक सिविलाइज लेडी में कन्वर्ट करने के लिए। और नो डाउट जो हेनरी हिगिंस हैं पहले तो वो मना करते हैं कि वो एलिज़ा को कुछ नहीं सिखाएंगे, बट लास्ट में वो जो है वो एलिज़ा को सिखाने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद हेनरी जो है वो एलिज़ा डूलिटल को एक वेल सिविलाइज्ड लेडी में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट जो और कैरेक्टर्स हैं, जैसे एलिज़ा डूलिटल के फादर थे एल्फ्रेड डूलिटल, तो इवन जब वो सिविलाइज लेडी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके फादर भी उसको पहचान नहीं पाते कि ये तो उन्हीं की बेटी है।
इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पॉइंट्स नहीं बताए थे, मिसिस आंसफोल्ड हिल, ये माइनर कैरेक्टर्स के अंडर आते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, क्लारा एंड फ्रेडी। तो ये इनके दोनों बच्चे हैं, क्लारा इनकी बेटी है, फ्रेडी इनका बेटा है। तो एलिसा डूलिटल जो है वो क्या है, फ्रेडी से लास्ट में मैरिज कर लेती है, शादी कर लेती है, क्योंकि पहले वो तो हेनरी हिगिंस की तरफ अट्रैक्ट होती है, बट हिगिंस उसको मतलब उसके लिए अपना लव जो है एक्सप्रेस करने से मना कर देता है। तो इस चीज़ के चलते जो एलिज़ा होती है वो लास्ट में फ्रेडी के साथ शादी कर लेती है। एलिज़ा जो है जब प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में फ्रेडी के साथ मिल चुकी होती है। फ्रेडी उससे टकराता है जब अपने मदर के लिए कार लेने के लिए गया होता है, तो उसके फूल वहाँ पे गिर जाते हैं। तो उसके लिए एलिज़ा जो है फ्रेडी से लड़ती है और फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। बट लास्ट में जब एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं तो एलिज़ा जो है फ्रेडी को पसंद करने लग जाती है और उसके साथ मैरिज कर लेती है। तो ये सारा जो इस प्ले में बताया हुआ है। नेक्स्ट वर्क है 1900, ये वो वर्क्स की कैटेगरी जो 1920 से लेके 50 के बीच में लिखे गए थे यहाँ तक। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क है बैक टू मैथुसीला, और इसका जो मेन थीम है वो डार्विनिज्म के ऊपर बेस्ड है। डार्विन थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस थ्योरी के ऊपर जो है ये प्ले बेस्ड है। नेक्स्ट है 1923 में सैन जुआन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 1929 में आया था द एप्पल कार्ट। इसके अलावा एक शॉर्ट प्ले इन्होंने लिखा था, ये वैसे तो उन्होंने और भी शॉर्ट प्लेस लिखे थे, उनके बारे में मैं अभी बताऊंगी। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। 1895 में वो पब्लिश हुआ था, जिसका नेम है द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये एक शॉर्ट प्ले है जिसमें नेपोलियन की लाइफ और विक्ट्रीज को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। अब मैंने आपको बोला था कि सेंट जुआन के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1923 में और इसकी सेटिंग रखी गई है 1429 से लेके 31 के बीच में। इसमें टोटल 6 सीन्स हैं और 1 एपिलॉग है। एपिलॉग मतलब जो लास्ट में प्ले के लास्ट में या कोई स्टोरी जो भी लिखा जाता है, अगर उसके लास्ट में कुछ कंक्लूजन के तौर पे लिखा जाता है, कुछ स्पीच दी जाती है, उसको एपिलॉग बोला जाता है। तो इसमें टोटल 6 सीन्स हैं, 1 एपिलॉग है। इसमें कोई भी एक्ट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और ये उनकी एकमात्र ऐसी ट्रेजेडी है जिसका कोई भी विलन नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसका कोई भी विलन नहीं है। नाम से पता चलता है जो जुआन है वो क्या है, इसकी मेन हीरोइन है, जिसका असल में पूरा नेम क्या है, जॉन ऑफ आर्क। और इसको कोई विज़न आता है जो इसको इंस्पायर करता है कि वो फ्रांस के राजा की हेल्प करे, क्योंकि ये जो प्ले है ये फ्रांस उस टाइम में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 ईयर वॉर्स चल रहा था। तो ये फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए जाती है। तो उस टाइम फ्रांस में चार्ल्स 7 जो होते हैं वो वहाँ के किंग बनने वाले होते हैं। तो उनके बहुत सारे राज्यों के ऊपर जो है वो इंग्लैंड की फोर्सेस कब्जा कर लेती है। तो सेंट जॉन जो है वो चार्ल्स 7 की हेल्प करने के लिए वहाँ पे जाती है, तो वो उनकी हेल्प करती भी है। बट लास्ट में क्या होता है, कुछ जो पर्सन होते हैं, जैसे ये रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट वो पर्सन है जिसके पास जुआन जाती है स्टार्टिंग में हेल्प मांगने के लिए। पहले तो वो इग्नोर करता है कि नहीं वो इसकी हेल्प नहीं करेगा, बट बाद में वो उसकी बात सुन के उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वारविक जो है वो इंग्लैंड का सोल्जर है जो सेंट जुआन की ब्रेवरी को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब महसूस करता है कि ये एक लड़की होके भी इसमें कितनी ज़्यादा पावर है। तो ये सारा इसमें मेन बताया हुआ है। बट लास्ट में मैंने जो यहाँ पे पॉइंट छोड़ा था कि सेंट जुआन जब बहुत सारे राज्यों को जीत लेती है तो वो चार्ल्स 7 जो है वो अपनी एम्पायर को दोबारा हासिल कर लेता है और गद्दी पे बैठ जाता है। तो वहाँ पे जुआन कहती है कि कुछ और जो हमारे फ्रांस के एरिया हैं जिनके ऊपर बर्गंडियन या इंग्लैंड की फोर्सेस का कंट्रोल हो चुका है, हमें उसको भी जीतने की कोशिश करना चाहिए, उनको भी उनसे उनके हाथ से दोबारा छीनना चाहिए। तो चार्ल्स 7 उस चीज़ के लिए उसको मना कर देता है। तो कुछ और लोगों के कहने पे जो चार्ल्स 7 है वो क्या करता है, सेंट जुआन को मौत के घाट उतरवा देता है। उसको लोग विच कहते हैं और उसको मतलब जिंदा जला देते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विच होते हैं उनके दिल को नहीं जलाना चाहिए, तो लोग उसके हार्ट को नहीं जलाते हैं। बट लास्ट में जब उसकी डेथ हो जाती है तो 1920 तक
इंक्वायरी वहाँ पे होती है और उस इंक्वायरी में क्या पता चलता है कि सेंट जॉन जो थी वो विच नहीं थी, बल्कि वो तो एक सेंट थी जो वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए आई थी, फ्रांस के लोगों की। तो वहाँ पे अब एक वहाँ पे कोई ओकेशन जो है, एक सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, जिसमें वो क्या करते हैं, जॉन को एक टाइटल साथ में देते हैं जिसका नाम है सेंट। तो ये सारा जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है पॉइंट इसके रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात, ये जब प्ले लिखा गया था तो उस टाइम में 6 सीन्स रखे गए थे और इसका जो एपिलॉग है वो लिखा गया था आफ्टर 25 ईयर्स। दैट मीन्स 1429 से लेकर 31 के बीच में इसकी सेटिंग रखी गई थी जब ये सारा प्ले चलता है। बट उसका जो एपिलॉग है वो आफ्टर 25 ईयर्स के बाद लिखा जाता है 1456 में। तो ये ध्यान में रखना है कि इसका एपिलॉग जो बाद में लिखा गया था, कितने साल के बाद लिखा गया था, 25 ईयर्स के बाद। तो ये थे इस प्ले के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब हम इनके जो और शॉर्ट प्लेस रह गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो ये सारे शॉर्ट प्लेस हैं वो कॉमेडीज़ हैं। ये 1900 से लेकर 1909 के बीच में पब्लिश हुए हैं। इसमें सबसे पहला है द एडमायरेबल बैशविले, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें से वैसे क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, बट कई बार पूछ लेते हैं, तो बस आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट से एक एक पॉइंट ही ध्यान में रख लो, बहुत है। नेक्स्ट है हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, जो कि 1 एक्ट प्ले है। नेक्स्ट है पैशन, पॉइजन एंड पैट्रिफिकेशन। नेक्स्ट द श्रिंग अप ऑफ ब्लैंको पॉइजनेट। नेक्स्ट है द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट। इसके अलावा उन्होंने एक और प्ले लिखा था जिसका नेम है सिम्बेलाइन रीफिनिश्ड, और इसकी जो मेन हीरोइन है उसका नेम क्या है, इमोजन। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो सिम्बेलाइन रीफिनिश्ड वर्क है वो किसका है और इसकी मेन हीरोइन कौन है, तो उसका नेम क्या है, इमोजन। इसके अलावा उनके फिक्शंस के बारे में, उन्होंने टोटल 5 फिक्शन ही लिखी हैं। इसके अलावा कोई फिक्शन की आज तक नहीं लिखी गई। हालांकि उनको फिक्शंस की कैटेगरी में कभी भी सक्सेस नहीं मिली थी। ये मोस्टली सक्सेसफुल हुए थे एज अ प्ले राइटर के तौर पे। तो यहाँ पे फिक्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले है 1879 में आया था इमॉर्टेलिटी। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है और ये मिड विक्टोरियन इंग्लैंड के बारे में बताती है, और इसमें जो मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं उसके थीम इसको लेकर उन्होंने इसको लिखा था। तो ये सारे इसके ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है 1880 में आया था द इरेशनल नोट, और 1881 में आया था लव अमंग द आर्टिस्ट। इसका जो मेन थीम है वो लव ऑफ म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनके लाइफ के ऊपर म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था, क्योंकि इनकी मदर का इनके लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट था, और बाय प्रोफेशन की मदर जो थी वो एक सिंगर थी। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत सारा वर्क जो है वो इस कैटेगरी में भी लिखा है म्यूज़िक के ऊपर। इसके अलावा ये जो दोनों वर्क्स हैं वो उस टाइम की फेमस मैगज़ीन थी आर कॉर्नर, उसमें ये पब्लिश हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है 1882 में कैशल बायरन्स प्रोफेशन, और 1883 में आया था वर्क उनका एन अनसोशल सोशलिस्ट। तो ये जो हैं टोटल 5 फिक्शंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके। ये हो गए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 फिक्शंस उन्होंने टोटली 5 फिक्शन ही लिखे हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई फिक्शन नहीं लिखा। तो इनके नाम आप लोगों ने ध्यान में रख लेने हैं, और टिपिकली कि ये कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आज तक एग्जाम में इसके रिलेटेड आया नहीं है। इसके अलावा आज इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, उन्होंने एक नोवेला भी लिखा था जो कि 1932 में लिखा गया था, और ये अकेला एक नोवेला है। नोवेला क्या होता है, जो नॉवल से छोटा होता है। चलती इसमें भी एक स्टोरी है, बट क्या होता है इसका फॉर्म नॉवल से छोटा होता है। तो ये उनके नॉवल का नेम है, नोवेला का नेम है द एडवेंचर्स ऑफ द ब्लैक गर्ल इन हर सर्च फॉर गॉड। तो ये इसका पूरा नेम है, और ये उन्होंने कब लिखा था, जब वो अपने विज़िट पे गए थे साउथ अफ्रीका के। तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिए थे उसके ऊपर उन्होंने ये पूरा का पूरा नोवेला जो था वो लिख दिया था, और ये पब्लिश हुआ था 1932 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप एग्जामिनेशन पॉइंट से जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके लिए अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।